हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। आज हम इस वीडियो में लाइब्रेरी साइंस से संबंधित यूनिट 7 कंप्यूटर यानी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पुनर्प्राप्त आइटम कंप्यूटर कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन कंप्यूट पर परिणाम है। ये क्या है परिणाम आपका? कंप्यूट है। स्टार का यूज हम करते हैं इसमें। कंप्यूट स्टार का प्रयोग करते हैं कि इसमें आइटम को रिट्रीव करना है, कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन करना है। ये सभी के लिए हम क्या करते हैं? कंप्यूट स्टार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर एक क्या है? तो कंप्यूटर होता है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल यानी इसमें से क्या आ जाएगा? सभी हो जाएंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर देता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों देता है तो बोथ हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन है। क्या है? कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन। इसको कंप्यूटर का डेफिनेशन होता है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड कंप्यूट? कंप्यूटर कंप्यूटर जो है किस लैटिन वर्ड से बना है? तो कंप्यूटर का लैटिन शब्द जो कंप्यूटर का अर्थ होता है टू कंप्यूट यानी टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने का। कंप्यूट जो है आपका लैटिन शब्द से बना हुआ है। कंप्यूटर जो उत्पत्ति हुई है आपका लैटिन भाषा कंप्यूट से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला सामान्य प्रयोजन, पहला सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर किसने विकसित किया गया था? तो ये आपका पहला जो सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर है जॉन स्कट एंड जॉन मोचले के द्वारा आपको विकसित किया गया था। किसका पहला आपको सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर जो है आपका फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जॉन स्कट एंड जॉन डब्ल्यू मोचले के द्वारा विकसित किया गया था। कंप्यूटर को सबसे पूर्व किसने डिजाइन किया था? कंप्यूटर को सबसे पूर्व किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो सबसे पहले आपको चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिजाइन किया गया था। इनको चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसको बोलते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है कौन? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोला जाता है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉलेशन इन इंडिया? यानी भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपको स्थापित किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, यानी कोलकाता में इसको किया गया पहला कंप्यूटर जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किस एजेंसी ने किया? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का प्रयोग किस एजेंसी द्वारा है? ISI कलकत्ता के द्वारा सबसे पहले जो है कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। यानी सबसे पहले कंप्यूटर जो स्थापना है इसमें हुआ था तो आपका कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDS, आईडीएस का कंप्यूटर के संदर्भ में मतलब क्या अर्थ निकलता है? तो आईडीएस का होता है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। आईडीएस के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। आईडीएस स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के संदर्भ में आपका आईडीएस का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। कंप्यूटर शब्दावली में बग का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर शब्दावली में बग का अर्थ क्या होता है? इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द टर्म बग स्टैंड फॉर, ये होता है क्या आपका प्रोग्रामिंग जो त्रुटि होता है उसको बोलते हैं बग। और बग हटाने की जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं डिबगिंग। हटाना की प्रक्रिया डिबगिंग। ये आपका कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग बग होता है वो भी तीन प्रकार के होते हैं, लॉजिकल एरर, सिंटैक्टिकल एरर। ये सब क्या है? आपको प्रोग्रामिंग करते समय जो एरर आते हैं उसी को बोलते हैं बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक्सल इज एसोसिएटेड विद, पिक्सल किससे संबंधित है? तो पिक्सल आपका रेजोल्यूशन से संबंधित होता है। जैसे हम मोबाइल लेते हैं तो बोलते हैं इतना पिक्सल का कैमरा है, यानी क्या है आपका रेजोल्यूशन, यानी फोटो इसमें अच्छा आएगा खराब आएगा उस पर रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपका पिक्सल कितना पिक्सल का कैमरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कंप्यूटर पहली बार किस वर्ष प्रयोग किया गया था? भारत में सबसे पहली बार प्रयोग कंप्यूटर किस वर्ष किया गया था? तो आपका किया गया था 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में जो भारत में सबसे पहले बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स बाइबेज ने 1812 ईस्वी में एक मशीन विकसित किया गया था, उसका नाम क्या दिया था? चार्ल्स बाइबेज डेवलप्ड मशीन 1812 में नोन एज, बोला गया था आपका डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जो है सर्वप्रथम जो है
आपका डेवलप किया गया था मशीन के रूप में चार्ल्स बैबेज के द्वारा 1812 ईस्वी में, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोला जाता है। एनालिटिकल इंजन किसने विकसित किया था? तो एनालिटिकल इंजन भी आपको चार्ल्स बैबेज के द्वारा विकसित किया गया था। एनालिटिकल इंजन और आपका डिफरेंस इंजन भी चार्ल्स बैबेज के द्वारा विकसित किया गया था। बैबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। द बैबेज एनालिटिकल इंजन प्रपोज कब के प्रपोज किया गया था? तो 1832 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बैबेज के द्वारा क्या किया गया था? प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग का, तो मैचिंग देख लेते हैं। हार्ड डिस्क, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, इनपुट, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वो होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या उसे कहते हैं जिससे हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे में यहाँ देख लेते हैं हार्डवेयर, चुंबकीय पदार्थ में अवतरित एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। क्या है? चुंबकीय पदार्थ में आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, यह है आपका हार्डवेयर। हार्ड डिस्क होता है। हार्डवेयर का मतलब है आपको कंप्यूटर की जो भौतिक इकाई होती है उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर, यानी फिजिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। जितने भी फिजिकल यूनिट है, यानी कहने का मतलब इसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होता है आपका फिजिकल यूनिट, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। और आपका कंप्यूटर का एक प्रकार है, तो माइक्रो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का एक प्रकार है। कंप्यूटर तक सूचना संप्रेषित करना, यानी कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर तक सूचना को पहुंचाना, जिससे क्या होता है कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। यानी इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर तक अपनी सूचना को पहुंचा सकते हैं, जिससे कंप्यूटर क्या करता है? उस डाटा से कैलकुलेशन करके आपको आउटपुट देता है। ये चिप जिस पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। एक चिप होता है जिसपे क्या करते हैं हम? एक सेंट्रल सीपीयू लगा होता है, सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं आपको माइक्रो प्रोसेसर। चुंबकीय पदार्थ से अवतरित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। उसको क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? आपको डेटा को स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। और आजकल जो है एसएसडी का, सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज करता है, जिससे क्या हमारा जो कंप्यूटर होता है बहुत फास्ट हो जाता है। एसएसडी क्या होता है? हार्ड डिस्क की अपेक्षा महंगा होता है, क्योंकि उसमें क्या आता है आपका कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अंक गणित और तार्किक संचालन करने वाली पहली मशीन कौन थी? अंक गणित यानी हुई द फर्स्ट मशीन टू परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, तो कौन सा था आपका? मार्की। ये कौन सा है? मार्की। कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट मौजूद नहीं होता है? कंप्यूटर में आपका यूएसबी पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, प्रिंटर पोर्ट और आपका कंप्यूटर पोर्ट। कंप्यूटर पोर्ट क्या होता है? नहीं होता है। आपका यूएसबी पोर्ट, आपका माउस और आपके कीबोर्ड जो होता है यूएसबी पोर्ट होता है। पैरेलल पोर्ट और आपका प्रिंटर पोर्ट भी अलग होता है, एक पैरेलल पोर्ट भी होता है, जो क्या है आपको ये पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने में यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अपराध है? कौन सा कंप्यूटर है जो है आपका कंप्यूटर अपराध है? विच इज द फॉलोइंग कंप्यूटर क्राइम? कौन सा है आपका? तो आपका पायरेसी है, हैकिंग है और आपका सबुटेज है। आपका ये सभी क्या है? आपका कंप्यूटर क्राइम है। अमेरिका का पहला पुस्तकालय कौन सा था जिसमें कंप्यूटर आधारित ऑर्डरिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया? यानी अमेरिका का पहला पुस्तकालय कौन सा जिसमें कंप्यूटर आधारित ऑर्डरिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया? यह आपका नेशनल रिएक्टर टेस्टिंग लाइब्रेरी। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है। कंप्यूटर शब्द में जो किसी लंबाई की जो मापी जाती है वो आपका बिट्स में मापे जाते हैं। और आपका जो ओएस भी होता है वो भी क्या होता है? ओएस आपका 64 बिट होता है और 32 बिट होता है। इसका मतलब है कि 32 बिट एट ए टाइम क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। इसलिए आपका कंप्यूटर में किसी भी शब्द की जो लंबाई होती है वो किसमें मापते हैं? बिट्स में मापा जाता है। जब एक कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे, जब आपका कंप्यूटर अचानक से काम करना बंद कर देता है उसको बोलते हैं कि आपका कंप्यूटर क्या हो गया? हैंग हो गया। कंप्यूटर क्या कुछ समय के लिए अचानक से काम करना बंद कर देता है उसको बोलते हैं कि आपका कंप्यूटर क्या होगा? हैंग हो गया। नेक्स्ट होता है सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रबंधन का विज्ञान है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? सूचना प्रबंधन का विज्ञान, जिसमें मुख्य रूप से प्रसंस्करण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, विच इन व्हाट इज मेनली यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए आपको
क्या क्या कौन सा क्या प्रयोग किया जाता है, तो आपको हम कंप्यूटर का प्रयोग किए करते हैं किसमें, सूचना प्रौद्योगिकी में, सूचना प्रबंधन के लिए। कंप्यूटर की नेटवर्किंग से संबंधित ईडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। प्रथम गणना यंत्र का विकास किसने किया था? प्रथम गणना यंत्र का विकास किसके द्वारा किया गया था? हुई डेवलप द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन का डेवलप किया गया था आपका पास्कल के द्वारा। किसके द्वारा? आपको फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन जो है आपका पास्कल के द्वारा डेवलप किया गया था। कंप्यूटर मशीन के मुख्य भाग को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दो भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को जो है दो भागों में बांटा जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इसको बोलते हैं जिसको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। फिजिकल रूप में जो उपलब्ध है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर को क्या नहीं कहा जाता? माइक्रो प्रोसेसर, डाटा इंटरप्रेटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा प्रोसेसर। डाटा इंटरप्रेटर नहीं होता, माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर भी को बोलते हैं। आपका एआई का भी काम करता है, डाटा का प्रोसेस करने का भी काम करता है, तो क्या नहीं करता? डाटा इंटरप्रेटर का ये काम कंप्यूटर नहीं करता। नेक्स्ट क्या है? आउटपुट डिवाइस संचार के उपकरण है। आउटपुट डिवाइस संचार के उपकरण कौन से हैं? तो आपका आउटपुट के लिए कंप्यूटर टू यूजर, कंप्यूटर से यूजर को जो देता है डाटा उसी को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस संचार के उपकरण। जैसे में आपका मॉनिटर क्या होगा? आपका आउटपुट डिवाइस होगा। कंप्यूटर से आपका प्रिंटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है किसमें? वर्ड प्रोसेसिंग में, सॉर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग में किया जाता है, सॉर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी किया जाता है, कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, आपका ऑल ऑफ द अबव यानी सभी में किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। किसका किया गया था? तो कंप्यूटर का द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग कौन सा? सबसे पहले जो है आपका मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। कौन सा प्रयोग किया गया था? तो मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। अबैकस क्या है? अबैकस जो है आपका ये क्या है? तो आपका साधारण गणना करने के लिए प्रयुक्त प्राचीन उपकरण है। अबैकस जो है हम सबसे पहला आपका मतलब कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। क्या? अबैकस जो है सबसे साधारण गणना के लिए प्रयुक्त प्राचीन उपकरण है। सबसे पहला जो उपकरण यही था, अबैकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर आपको किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए, ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या है? कंप्यूटर का प्रयोग हम कंप्यूटिंग यानी डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, डाटा को कलेक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, उसके लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सी आई रेफर्स टू क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस। आपका सी आई का जब फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बग है? आपका सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बग है? तो एरर इन प्रोग्राम, उसी को बोलते हैं बग। यानी प्रोग्राम में जो एरर होता है उसको बोलते हैं हम बग। उसको हटाने की प्रक्रिया को डिबगिंग बोलते हैं। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम संबंधित गतिविधियां का प्रबंधन करता है। आपका डोमेन नेम सिस्टम जो है आईएनए यानी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ये जो है आपका क्या करता है? डोमेन नेम सिस्टम से संबंधित गतिविधियों को प्रबंधन करता है। यानी एक्टिविटी रिलेटेड टू डीएनएस मैनेज बाय। डीएनएस को मैनेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आईएनए एक प्रकार का संस्था है जो क्या करता है? डीएनएस संबंधित उसका प्रबंधन करता है। आईएनए क्या है? तो इंटरनेशनल इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। आपका इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना। W3C का फुल फॉर्म क्या आता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और आपका पीटीआई हो गया पब्लिक आइडेंटिफायर टेक्निकल। उसके बाद आईएससी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये क्या है? आईएसपी क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर है जो इसका सर्विस देता है। और पीटीआई क्या है? पब्लिक आइडेंटिफायर है जो टेक्निकल आपको सपोर्ट देता है। कंप्यूटर के वर्गीकरण के उद्देश्य से कितनी विशेषताएं समझ में आती है? तो आपका कंप्यूटर के वर्गीकरण के उद्देश्य से यानी हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स मेक सेंस फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कितने हैं आपका? 5। 5 आपको वर्गीकरण किया गया। कंप्यूटर की गति आवृत्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? आवृत्ति मापने की इकाई जो है कंप्यूटर की जो गति है किसमें मापते हैं? तो आवृत्ति मापते हैं। और आवृत्ति की मापने की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। यानी कंप्यूटर की आपका स्पीड को किसमें मापते हैं? तो हर्ट्ज में मापते हैं। आपको यह ध्यान रखना है। निम्नलिखित में आधुनिक कंप्यूटर के गुणों को मिलान कीजिए। इसमें क्या मिलान करना है आपका? ऑटोमेटिक क्या है? स्पीड क्या होता है? डिलीजेंस क्या होता है? वर्सेटिलिटी क्या होता है?
ये आपको मिलान करना है। फर्स्ट है आपका, यह प्रति सेकंड कई अरब सरल अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है। यह क्या है, मतलब यह स्पीड को इंडिकेट करता है कि यह जो है प्रति सेकंड जो है कई अरब सरल गणनाएं को कैलकुलेशन को कर सकता है। यह इसका क्या है, स्पीड है। नेक्स्ट क्या है, यह बिना थके घंटों कार्य करता है। यह बिना जो थके काम करता है उसको बोलते हैं डिजिलेंस। आपका डिजिलेंस बोलते हैं। इट वर्क कैन 4 आवर्स विदाउट रिजल्ट। कंप्यूटर क्या होता है, बिना थके हुए आप कई घंटे कार्य तक इसको कार्य कर सकते हैं, यह थकता नहीं है। यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के समान रूप से कार्य कर सकता है। यह क्या है, अगर एक बार इनपुट दे दिए इसको तो यह बिना मानव के हस्तक्षेप के से भी आप कार्य कर सकता है, उसको बोलते हैं आपका ऑटोमेटिक। नेक्स्ट होता है, यह एक ही समय में पूरी तरह से विभिन्न प्रकार को कार्य कर सकता है, उसको वर्सटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्सलिटी बोलते हैं उसको, कि एक ही समय में वह विभिन्न प्रकार के कार्य को कर सकता है। ये कंप्यूटर का क्या है, एक प्रकार से आप इसको याद रखते हैं कि कंप्यूटर का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। क्या क्या है, तो आपका वर्सटिलिटी, ऑटोमेटिक, डिजिलेंस, स्पीड और एक नो आईक्यू। कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है, 0 होता है, वह कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं सोच सकता, उसी को बोलते हैं नो आईक्यू। कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है, 0। व्यवसायिक रूप से उपलब्ध पहला कंप्यूटर कौन सा था, व्यवसायिक रूप से पहला कंप्यूटर उपलब्ध था आपका यूनिवाई। यूनिवाई का फुल फॉर्म क्या है आपका, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनियक का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, आपको ध्यान रखना है इनियक का फुल फॉर्म। और आपको परम क्या है, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर। तो व्यवसायिक रूप से पहला कंप्यूटर कौन था आपका, यूनिवाई। विब्सोनोमी क्या है, विब्सोनोमी क्या है, तो एक प्रकार का यह माइक्रो ब्लॉगिंग सिस्टम है। क्या है, एक प्रकार का माइक्रो ब्लॉगिंग सिस्टम है। कंप्यूटर नहीं कर सकता है, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, तो थिंकिंग। ये कंप्यूटर अपने से कुछ नहीं सोच सकता है, इनपुट ले सकता है, आउटपुट दे सकता है, उसका प्रोसेसिंग कर सकता है, लेकिन अपने तरफ से ये कुछ सोच नहीं सकता है। पीडीएफ में ए का अर्थ क्या होता है, ए का मतलब आर्चिवल, आर्चिवल होता है पीडीएफ में ए का मतलब। एक कंप्यूटर का पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डेटा फाइल। एक कंप्यूटर के मॉनिटर को हर्ट्ज में मापा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट जो है, एक कंप्यूटर के मॉनिटर को हर्ट्ज में मापा जाता है। एक कंप्यूटर मॉनिटर इन हर्ट्ज, इसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इससे ऑब्जेक्टिव करने से पहले हम इसका थ्योरी थोड़ा पढ़ लेते हैं। द कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, कंप्यूट शब्द से आया है, ठीक है। विच मीन्स द होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। क्या आता है, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट करना। देयर बाय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दैट कैन परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन इन एट हाई स्पीड। हाई स्पीड से क्या करता है, ये जो है आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन को करता है। एक कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड डाटा प्रोसेसर, डाटा प्रोसेसर करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, रिट्रीव करता है, और आपका ये सब का है आपका कंप्यूटर का काम होता है, ये डाटा प्रोसेसर करता है। देखिए डाटा प्रोसेसिंग का क्या होता है, डाटा एक्टिविटी प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग कंप्यूटर कॉल डाटा प्रोसेसिंग। डाटा का एक्टिविटी जो प्रोसेस डाटा करता है उसको बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग। जैसे डाटा कैप्चर करेगा, उसका मैनिपुलेट करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट देगा, आउटपुट जो है ये आपका इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर होता है। डाटा क्या होता है, डाटा इज ए रॉ मटेरियल विच इज यूज एज ए इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस डाटा ऑब्टेन्ड एज ए आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा जो होता है, जब हम लोग जैसे 2+2 दिए तो 2+2 क्या है, एक प्रकार का रा डाटा है। रा डाटा क्या है, उसको बोलते हैं हम आपका डाटा। डाटा क्या रा मटेरियल होता है, जो इन इनपुट के माध्यम से क्या करते हैं, देते हैं। लेकिन जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, प्रोसेस होने के बाद जो डाटा आता है उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, उसी को बोलते हैं आउटपुट। अब इसका पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो पहला है आपका ऑटोमेटिक। क्या है, ऑटोमेटिक। ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक वर्क को करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन पे। नैनो स्पीड, स्पीड क्या है, इसको स्पीड जो है माइक्रो सेकंड में, आपका नैनो सेकंड और पिको सेकंड में इसका स्पीड को मापा जाता है। ये क्या होता है, बहुत फास्ट होने का इसका स्पीड को नैनो सेकंड, पिको सेकंड और माइक्रो सेकंड में मापा जाता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होता है,
एक्यूरेसी एक्यूरेसी क्या होता है? Accuracy का accuracy of a computer consistency, height and degree of accuracy depends upon the design. Computer error caused due to the incorrect input data and unusual program और often referred to garbage in garbage out. ये एक्यूरेसी क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का जो कार्य क्या होता है वो 100% एक्यूरेसी यानी सही रहता है, लेकिन जो आता है आपका कुछ इनपुट जो है इनकरेक्ट इनपुट देने से ये क्या करता है आपको गार्बेज वैल्यू आउटपुट देता है। गार्बेज उसको जो बोलते हैं गार्बेज इन और गार्बेज आउट। यानी अगर आप आउटपुट है, जैसे आप किसी कार्य के लिए प्रोग्रामिंग किया गया है, जैसे मान लें कि आपको इसमें डिजिट डालना है 2+2 के लिए दिया गया, आप वहाँ पे कुछ डालिएगा तो आपको क्या देगा गार्बेज वैल्यू देगा, और आपको मतलब क्या ऑटोमेटिक कुछ नंबर जनरेट कर देगा, उसी को बोलते हैं आपको गार्बेज वैल्यू, गार्बेज इन और गार्बेज आउट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डिजिलेंस। ये क्या होता है आपको बिना थके हुए आपको कार्य करेगा, इसमें कोई आपका क्या है इसमें इसमें थकावट नहीं होता है, जैसे मानव क्या करता है थक जाता है कार्य करने से, तो ये क्या है बिना रुके थके हुए कार्य करता है। वर्सेटिलिटी मतलब एट ए टाइम आपका मोर देन वन टास्क को परफॉर्म कर सकता है। पावर ऑफ रिमेमोरी, इसमें क्या है आपका स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज होता है, इसलिए क्या है आपके पास पावर ऑफ रिमेमोरी, इसके पास क्या होगा ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है, ये भूलता नहीं है, इसमें डाटा सेव कर दिए तो ये भूलेगा नहीं। इसका आईक्यू क्या होता है, इसका आईक्यू 0 होता है, ठीक है, क्योंकि अपने से कुछ नहीं सोच सकता, इसमें कोई फीलिंग नहीं होता है, कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होता है। तो इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर का आपको ध्यान वगैरह इसमें से आएगा। ऑटोमेटिक होगा, स्पीड, एक्यूरेसी, उसके बाद आपका डिजिलेंस, वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो आई को आई पे 0 होता है, नो फीलिंग, इसमें फीलिंग कंप्यूटर में नहीं होता। जैसा ब्लासी पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, ब्लासी पास्कल के द्वारा आपको फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन डेवलप किया गया था आपका 1682 में। और आपका बॉन गॉट फिट विलहेल्म बॉन लेमजिन इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको बनाया गया था 1671 ईस्वी में। कीबोर्ड जो है आपको ओरिजिनेटेड बाय द यूएस अराउंड 80 18 यूएस के द्वारा 1880 में आपका कीबोर्ड का मशीन का डेवलप किया गया था। और 1880 ईस्वी में ही हार्नन हेलविथ के द्वारा जो है आपका कॉन्सेप्ट आया था पंच कार्ड का। पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट आया था 1970 ईस्वी। पंच कार्ड का उपयोग किसके लिए करते हैं तो हम डाटा को इनपुट के लिए करते हैं। चार्ल्स बाइबल कंसीडर द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, चार्ल्स बाइबल को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर बनाता है। ये क्या क्या डिफरेंस इंजन आपका डेवलप किया था 1822 ईस्वी में। यह डिजाइन ये फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन था। कैसा था? फुल्ली ऑटोमेटिक आपका एनालिटिकल इंजन था जो 1842 में परफॉर्म द बेसिक ऑटोमेटिक फंक्शन के लिए आपका 1842 ईस्वी में आपका यूज किया गया था। इसका नाम था आपका डिफरेंस इंजन 1822 ईस्वी में, जो फुल्ली ऑटोमेटिक और एनालिटिकल इंजन था। पहले के कंप्यूटर के बाद में मार्क वन आपका आया था, कैसे कब आया था 1937 से 44 में। एबीसी एटना वेरी सब कंप्यूटर आया था। इनियक आपका कार्यकाल 1943 से 46 के आपका। इडवैक इडसैक आपका ये सब है, तो इसलिए आप देखते हैं जनरेशन क्या होता है। जनरेशन के बारे में हमको पढ़ना है। क्या है जनरेशन? क्या है आपका कंप्यूटर टॉक्स स्टेप ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू ग्रोथ द कंप्यूटर इंडस्ट्री। कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपका टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से आपका उसमें कुछ चेंजिंग होता है, और उस चेंजिंग को ही हम बोलते हैं जनरेशन। अब आप देख लेते हैं यहाँ जनरेशन कितने हैं टोटल। आपका 5th जनरेशन है, अभी तक कंप्यूटर 5th जनरेशन चल रहा है। तो आपका फर्स्ट जनरेशन का जो कार्यकाल है 1942 ईस्वी से आपका 1955 ईस्वी तक। इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपका टर्मिनोलॉजी की हार्डवेयर टर्मिनोलॉजी, तो आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, और इलेक्ट्रॉनिक रिले मेमोरी आपको, और पंच इनपुट के रूप में आपका पंच कार्ड और सेकेंडरी स्टोरेज का भी यूज इसमें किया गया था। तो आप वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रो मेमोरी, रिले मेमोरी, पंच कार्ड इनपुट के रूप में सेकेंडरी स्टोरेज का यूज किया था। इसमें मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इसमें स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी आया था। और आपका ये क्या था बल्कि इन साइज जब नया था, जब फर्स्ट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, तो क्या साइज में बहुत बड़ा होता था और हाईली अनलेबल, यह विश्वसनीय उतना नहीं था। ठीक है, इसमें लिमिटेड कॉमर्शियल कॉस्टली, उस समय जो कंप्यूटर बहुत महंगे थे इसलिए इसका कॉमर्शियल यूज नहीं किया था। डिफिकल्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन, और आपका प्रोडक्शन के लिए नहीं किया था। डिफिकल्ट जिसमें यूज करना भी क्या था डिफिकल्ट था। अगर फर्स्ट जनरेशन में देखिए कौन सा कंप्यूटर है आपका डेवलप किया, यूनियक, इडवैक, इडसैक, यूनिवैक और आईबीएम। तो आपमें से इसमें क्या याद रखना है आपको, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था आपका एज ए प्रोसेसर के रूप में। इलेक्ट्रॉनिक रिले मेमोरी का यूज किया जाता है। इनपुट के रूप में पंच कार्ड का यूज किया गया था। इसमें मैसेनी लैंग्वेज और आपका असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट जनरेशन में ही
आया था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो होता है साइज में बड़े होते थे, विश्वसनीय कम विश्वसनीय होते थे, इसका कमर्शियल यूज नहीं होता था क्योंकि इसका यूज करना डिफिकल्ट था। इनियक, इडवैक, इडसैक ये तीनों जो है आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। यूनिवैक IBM 701। नेक्स्ट है आपका सेकंड जनरेशन 1955 से 1964। तो इसमें ट्रांजिस्टर का एज ए प्रोसेसर के रूप में यूज किया था। मैग्नेटिक कोर मेमोरी आपका स्टोरेज के लिए किया गया। मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज के लिए, डिस्क सेकेंडरी फॉर स्टोरेज डिवाइस, डिस्क भी आपको सेकेंडरी स्टोरेज के लिए डिवाइस के लिए प्रयोग किया गया। इसमें आया था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें क्या सेकंड जनरेशन से हाई लेवल प्रोग्रामिंग का यूज होने लगा। यह क्या था, फर्स्ट जनरेशन से फास्टर था, और उससे उसमें क्या है आपका स्मॉलर साइज में था, और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अभी भी क्या है डिफिकल्ट था, और क्योंकि यह महंगा था। हनी बेल का सेकंड आपका जनरेशन में हो गया है, आपका डेवलप किया गया है। और CDC 640। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ट्रांजिस्टर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई लेवल प्रोग्रामिंग था, मैग्नेटिक कोड मेमोरी का यूज करते थे, मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे, और डिस्क ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज का। ये साइज में क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन से क्या छोटा होगा। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें हम IC का प्रयोग सर्वप्रथम किए गए थे विथ SSI और MSI टेक्नोलॉजी के साथ यूज किए। आपका लार्जर कैपेसिटी डिस्क था, मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आपका इसको मिनी कंप्यूटर्स, अपवर्ड कंपेटिटिव फैमिली फॉर कंप्यूटर्स। इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। आपको ध्यान रखना है थर्ड जनरेशन में क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। यह फास्टर स्मॉलर देन, ये फास्टर क्या था, सेकंड जनरेशन से फास्टर था, साइज में स्मॉलर सेकंड जनरेशन था, ये चीपेस्ट सस्ता था। ठीक है, इसके लिए साइंटिफिक और कमर्शियल के लिए हम क्या करते थे, इसको यूज कर सकते थे। PDP-11 हो गया, CDC आपका 6060 हो गया, PDP आपका 8। यह है आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। आपको याद रखना है कि IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग थर्ड जनरेशन में किया गया। लार्ज कैपेसिटी हो गया, मैग्नेटिक टेप कोर्स का यूज किया गया। आपका मिनी कंप्यूटर्स का यूज इसमें जो है अपवर्ड कंपेटिटिव फैमिली कंप्यूटर्स के लिए अपडेट डिलीवर किया गया। इसमें बैच ऑफ टाइम शेयरिंग वाइड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट था फोर्थ जनरेशन में आपको VSLI के प्रयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर आइडिया सेमी कंडक्टर मेमोरी, आपका लार्जर कैपेसिटी डिस्क है, इनबिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें फ्लॉपी डिस्क आया। उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन पैरेलल वेक्टर एंड प्रोसेसिंग सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ जनरेशन में IC विथ VLSI का प्रयोग किया गया, VLSI का प्रयोग किया गया। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द PCN विथ GI का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ ये आपका किया गया। इसमें आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया विथ सी प्रोग्रामिंग जो है आपका थर्ड जनरेशन में ही आया था। सी प्रोग्रामिंग जो है आपका किसमें आया, सी प्रोग्रामिंग आएगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी फोर्थ जनरेशन में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसमें था। नेटवर्क बेस्ड एंड सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन पे इसमें भी आपका फोर्थ जनरेशन में डेवलप किया गया था। अब इसमें देख लेते हैं CRE 1 और CRE 2 आपका सिस्टम जो है इसी में फोर्थ जनरेशन में डेवलप किया गया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ जनरेशन IC विथ यूएलएसआई का प्रयोग किया गया। और इसमें आपको नोटबुक है, आपका पावरफुल डेस्कटॉप PC, पावरफुल सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स, इंटरनेट, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ये सब क्या है फिफ्थ जनरेशन में है। 1989 से अब तक ये चल रहा है। और अब फोर्थ जनरेशन कब तक है तो 1975 से 1989 तक। इसमें जो है आपका जावा इसी में आया, वर्ल्ड वाइड वेब आया, मल्टीमीडिया आया, इंटरनेट आया। ये सभी क्या है फिफ्थ जनरेशन के आपका क्या है कि सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी है। ये आपका हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ये पोर्टेबल कंप्यूटर था, पावरफुल था, चीप सस्ता था, रिलायबल था। ये सुपर कंप्यूटर इसी का एग्जाम्पल है। फिर आपका टोटल जनरली पर्पस मशीन बन गया, यानी आपका सब तरह से यूज कर सकते हैं। रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल हो गया। और इसमें आपको IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सन वर्क स्टेशन, SGI ओरिजिन 2000, परम 1000, 10,000, ये सभी जो है आपका सिस्टम जो है डेवलप किए गए थे। इस तरह से आपका जो है फिफ्थ जनरेशन तक मोटा मोटी देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपका वैक्यूम ट्यूब इस तरह से होता था, ये आपका ट्रांजिस्टर, और ये आपका IC चिप। क्या ये IC चिप है। अब एक बार देख लेते हैं IC का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटीग्रेट सर्किट, VSLI आपका होता है। LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MSI का मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, आपका PC पर्सनल कंप्यूटर, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपका GU का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, गार्बेज इन गार्बेज आउट फुल फॉर्म होता है।
आपका CST एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह से आप इतना आप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब स्टार्ट करते हैं। आपको मोटा मोटी आइडिया जो है मिल गया होगा। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस अवधि के दौरान आपको डेवलप किया गया था? तो 1946 से 1960 के बीच। 1946 से 1955 था, 1946 से आपको 1960 के बीच। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्वात नली यानी आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब किस में किया गया था? तो आपका फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो आपको एग्जाम्पल बता दिए, माइक्रो कंप्यूटर, यूनिवैक, सुपर कंप्यूटर और ENIAC। ENIAC क्या है? आपका फर्स्ट कंप्यूटर एवर का आपका कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC नॉन ENIAC के रूप में आता है, तो ENIAC क्या है? आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर के द्वितीय संग्रहण के रूप में प्रयुक्त होता था? कौन सा प्रथम जनरेशन में कंप्यूटर में आपका सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में क्या यूज करते थे? तो हम पंच कार्ड के रूप में, पंच कार्ड का यूज किसमें करते थे? तो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में करते थे। पंच कार्ड का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है कौन सा था? आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका ENIAC था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका ENIAC जो है फर्स्ट जनरेशन में डेवलप किया गया था। ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? ट्रांजिस्टर का उपयोग आपका सेकंड जनरेशन में किया गया है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अपने CPU के लिए उपयोग करते हैं। दूसरी पीढ़ी में हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए थे। और थर्ड जनरेशन में आपका IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब्स का। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं। तीसरी पीढ़ी में हम क्या यूज करते थे? तो हम तीसरी पीढ़ी में हम यूज करते थे क्या? तो IC का प्रयोग करते थे। किसमें? तो IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का। कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान IC का चिप का प्रयोग किया गया? तो आपका थर्ड जनरेशन के द्वारा किया गया। IC चिप्स के उपयोग के लिए 1960 के दशक में किस पीढ़ी में कंप्यूटर को जन्म दिया? तो आपको थर्ड जनरेशन में हम IC चिप का प्रयोग किए। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा उपकरण का प्रयोग किया गया? तो चौथी पीढ़ी में आपको किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर यानी उसे VLSI को ही बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। IC विथ VLSI उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर क्या था? तो फास्ट इन स्पीड, लार्ज इन स्पीड, लार्ज इन साइज नहीं। आपका फर्स्ट जनरेशन से जैसे जैसे जनरेशन आया वो उसका साइज में क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। और स्पीड क्या हुआ? फास्ट हुआ। और कॉस्ट क्या हुआ? कॉस्ट भी क्या हुआ? कम हुआ। और स्मॉल इन मेमोरी, मेमोरी क्या हुआ? उसका बढ़ा। क्या है? डाटा ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है तो मेमोरी बढ़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन से जैसे जैसे फिफ्थ जनरेशन के हम शिफ्ट हुए तो उसके साइज में क्या हुआ? कमी आया। कॉस्ट में क्या आया? कमी आया। स्पीड क्या हुआ? बढ़ा। और मेमोरी साइज क्या है? वो भी बढ़ा। तो आपको ध्यान रखना है। AI की अवधारणा किस में आया? तो AI अवधारणा का आपका फिफ्थ जनरेशन में आया था। AI का कंप्यूटर का अवधारणा निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था? पांचवी पीढ़ी के लिए अंतर्गत किया गया था आपका AI। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रदर्शित होने की संभावना क्या है? तो AI पांचवी पीढ़ी में आपका संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन, फिफ्थ जनरेशन किस पे बेस्ड था? तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर के पीढ़ी में आपका तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में आपका यूज किया था ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपका IC और फोर्थ जनरेशन में LSI। LSI और VLSI दोनों का विथ IC। IC के साथ हम LSI VLSI का प्रयोग किया गया। और आपका फिफ्थ जनरेशन में ULSI यानी सब जनरेशन को हम फोर्थ जनरेशन को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन को कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग किए जाने कंप्यूटर घटकों को सही क्रम में कीजिए। पहले क्या था आपका? VLSI नहीं, आपका सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर का, तब IC का, तब आपका VLSI का प्रयोग किया गया। उसके बाद ULSI का प्रयोग किया गया। निम्नलिखित उपकरणों को उनकी उपलब्धता के अनुसार आरोही क्रम में आपका पहले क्या है? वैक्यूम ट्यूब है। उसके बाद आपका क्या है? ट्रांजिस्टर है। फिर IC है। वो आपका क्या है? तो पहले आपका वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद IC, तब आपका यहाँ सिलिकॉन चिप्स जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। आपको याद है फर्स्ट थर्ड आपको क्या करना है? लिस्ट वन से लिस्ट टू मैचिंग करना है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया? तो आपको एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया था।
हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आया था इसमें। उसके बाद स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस। बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सेकंड में आया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आया था? थर्ड जनरेशन में आया था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद फोर्थ में आया क्या? तो आपका फोर्थ में आया था बैच ऑपरेट आपका कौन सा? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद सी लैंग्वेज के साथ आया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था फोर्थ में। मल्टी प्रोसेसिंग था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी विथ जीआई एंड मल्टीपल विंडो ऑन ए सिंगल टर्मिनल। मल्टीपल विंडो मल्टी प्रोसेसिंग भी आपका फोर्थ जनरेशन में आया था। यूनिक्स भी आपका फोर्थ जनरेशन में आया। थर्ड जनरेशन में क्या क्या है आपका? टाइम शेयरिंग। और सेकंड जनरेशन में आपका था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट में क्या था? मसीली लैंग्वेज। तो इस तरह से जो हम है टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आ जाएगा? तो टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका थर्ड जनरेशन में आ जाएगा। उसके बाद हाई लेवल प्रोग्रामिंग किस में आएगा? तो हाई यूनिक्स मल्टी कोर किस में आ जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ये ए B1 और सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भाषा उपयोग करते थे। फर्स्ट जनरेशन में हम क्या कर सकते हैं? असेंबली और मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज का प्रयोग। असेंबली लैंग्वेज भी था लेकिन इसमें क्या आएगा? मशीन लैंग्वेज। अब आते हैं कंप्यूटर के प्रकार, कौन कौन सा कंप्यूटर होते हैं उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम का वर्गीकरण। कंप्यूटर को मुख्य रूप से उसके आकार एवं कार्य करने के तरीके के आधार पर वर्गित क्या कहता है? किया जाता है। ठीक है, किसके आधार पर? तो आकार और कार्य करने के तरीके के आधार पर वर्गित किया गया था। जैसे आकार के आधार पर बात की जाए, आकार के आधार पर बात की जाए तो क्या हो सकते हैं? सुपर कंप्यूटर, मतलब छोटा होने का सुपर कंप्यूटर हो सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकते हैं। मिनी कंप्यूटर हो सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर हो सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में आपका पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है। और अगर कार्य करने के आधार की बात की जाए, कार्य करने के आधार पर बात की जाता है तो आपका कार्य करने के आधार पर, किसके आधार पर? तो कार्य करने के तरीके के आधार पे जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और आपका डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर हो सकते हैं। जैसे अब पढ़ लेते हैं हम, क्या है आपका कार्य करने के आधार पर वे एनालॉग हो सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं और हाइब्रिड हो सकते हैं। किसके आधार पे? तो कार्य करने के आधार पे। अब आकार के आधार पर पहले देख लेते हैं कि आकार के आधार पर क्या क्या होते हैं। तो आकार के आधार पे आपका पहला आपका सुपर कंप्यूटर क्या है? पहला आपका है सुपर कंप्यूटर। पहला आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? यह सबसे शक्तिशाली और तेज कंप्यूटर थे जो जटिल गणनाओं और बड़े डेटा सेट में संधारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे में मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी और वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मौसम की भविष्यवाणी और वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सुपर कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? ये बड़े शक्तिशाली कंप्यूटर ये भी होते हैं जो बड़ी मात्रा में डेटा और उपयोगकर्ता को संभाल कर सकते हैं। ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये जैसे कि बड़े निगमों और सरकारी संगठन में जो है डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का क्या काम है? मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर जो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होते हैं और कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन फिर भी ये कई उपयोगकर्ताओं को संभाल सकते हैं। यह विश्वविद्यालय अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। किसका? मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहता है? तो विश्वविद्यालय अनुसंधान में। आपका मेन फ्रेम का आपका बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में क्या आता है?
और सुपर कंप्यूटर का आपका मौसम संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान में जो है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर उसको बोलते हैं, यह कम शक्तिशाली छोटा होता है। इसको व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। जो हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के क्या है, प्रकार। अब हम देख लेते हैं कार्य करने के आधार पे, कार्य करने के आधार तरीके के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, कि कार्य करने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, यह कंप्यूटर जो है भौतिक मात्राओं जैसे तापमान, दाब आदि को मापने में उसका उपयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसका, किसमें, तापमान मापने में, दबाव मापने में इसका उपयोग करते हैं एनालॉग कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग कंप्यूटर संख्याओं प्रतीकों को संसाधित करने में अधिकांशतः आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। जितने भी आधुनिक कंप्यूटर है वो सब क्या भी है, आता डिजिटल कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का गुण रखता है, इसलिए बोलते हैं इसको हाइब्रिड कंप्यूटर। दोनों का ये गुण इसमें पाया जाता है और दोनों प्रकार की गणना ये कर सकता है, इसको बोलते हैं आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, आपको बता दिए, एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड। डिजिटल फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा। डिजिटल कंप्यूटर को फिर से आकार उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आप माइक्रो डिजिटल में ही क्या है, आपको माइक्रो कंप्यूटर आता है, मिनी कंप्यूटर आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है और सुपर कंप्यूटर। ये जो आकार के आधार पर डिवाइड किए गए थे वो क्या है, आपका डिजिटल कंप्यूटर का ही पार्ट है। देखिए आपका डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, आपका तापमान मापना है। एनालॉग कंप्यूटर में तापमान, वोल्टेज, दबाव, आपका स्पीडोमीटर है, क्या है आपका एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। थर्मामीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, सब किसका एग्जाम्पल है, एनालॉग का। डिजिटल का आपका क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। हाइब्रिड की बात की जाए तो हाइब्रिड में आपको इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग में, चिकित्सा क्षेत्रों में इसका हाइब्रिड का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड में आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों का क्या होता है, मिश्रण, दोनों का गुण मिलाकर आपको हाइब्रिड बनाया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर बता दिए, आपका डेस्कटॉप लैपटॉप आएगा। मिनी कंप्यूटर में आपका बता ही दिया, और आपका सुपर कंप्यूटर के बारे में हमको बता दिया। अब चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को अर्थात करते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्णन किया गया है। आपका सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये क्या है, सभी जो है आकार के आधार पर क्या किया गया है, आपका वर्गीकरण किया है। इसमें से क्या आ जाएगा, सभी। व्हाट इज द डिफरेंस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर, कैटेगरी अपने कौन कौन, एनालॉग कंप्यूटर आता है, डिजिटल कंप्यूटर आता है, ऑल ऑफ दिस, यानी सभी कंप्यूटर क्या है आपका 3 भाग में डिवाइड किया गया था। कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त होता है, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है। तो क्या है, जितने भी आधुनिक कंप्यूटर सब क्या है, अभी डिजिटल है। परम क्या है एक प्रकार का, तो परम एक प्रकार का क्या है, आपका सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। पीडीपी एट एक प्रकार का क्या है, पीडीपी एक जो है आपका मिनी कंप्यूटर, पीडीपी एट क्या है आपका एक प्रकार मिनी कंप्यूटर का है, उदाहरण है। इनमें से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है, डिजिटल कंप्यूटर कौन, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो इसमें से कौन नहीं है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, इसका एग्जाम्पल नहीं है। दूर दराज के उपभोक्ताओं को सूचना, शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा विद्वानों का कंप्यूटर माध्यम से वितरण क्या कहलाता है। दूर दराज जो बैठे हुए हैं उसका कंप्यूटर के माध्यम से जो शिक्षा का हम वितरण कर रहे हैं, यानी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, उसको बोलते हैं ई लर्निंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ई लर्निंग। किसी कंप्यूटर में कंप्यूटर के कुछ अन्य श्रेणियों की तुलना में अधिक प्रसंस्करण शक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम सुपर कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर में कंप्यूटर के कुछ अन्य श्रेणियों की तुलना में अधिक प्रसंस्करण शक्ति होती है, उसे बोलते हैं हम सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर जो एक टेक्नीशियन के बजाय अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा संचालित किए जाने के इरादा रखते हैं, क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर विच इज इंटेंडेड टू बी द ऑपरेटेड बाय द यूजर, इंड यूजर रादर देन द टेक्नीशियन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो है आपका किसके, उपयोगकर्ता के द्वारा क्या कहता है, संचालित किया जाता है, ना कि टेक्नीशियन के द्वारा। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में 1947 में पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, पहली पुस्तक टेड नेल्सन के द्वारा लिखी गई थी। पहली पुस्तक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में 1947 में पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी, टेड नेल्सन के द्वारा लिखी गई थी। माइक्रो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइक्रो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए 3 प्रकार के डीबीएमएस उपलब्ध है। 3 प्रकार का डीबीएमएस उपलब्ध है, कौन कौन सा, नेटवर्क एंड हायरार्किकल डीबीएमएस। माइक्रो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए 3 प्रकार के डीबीएमएस उपलब्ध है। संबंध, आपका फाइल, आपका यानी फाइल हो गया, यानी आपका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल आपका डीबीएमएस, और आपका नेटवर्क एंड हायरार्किकल डीबीएमएस। ये 3 प्रकार का डीबीएमएस होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा आपको, तो पहला आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट आपका
फाइल से संबंधित हो जाएगा, रिलेशनल डीबीएमएस यानी रिलेशन से संबंधित हो जाएगा, और नेटवर्क से संबंधित हो जाएगा। ये हम डीबीएस में आगे पढ़ेंगे। तो आपको 3 प्रकार का डीबीएमएस पढ़ना है, आपका फाइल मैनेजमेंट, रिलेशनल और आपका नेटवर्क एंड हायरार्किकल डीबीएमएस होता है। कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों घटकों का संयोजन होता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। जो कंप्यूटर होते हैं, एक एनालॉग और डिजिटल दोनों के जो संगठक होते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। वैचारिक और आंतरिक स्कीम को परिभाषित करने के लिए डीबीएमएस में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अब थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा डीबीएमएस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो हम डेटाबेस के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस डीबीएमएस, इसी को बोलते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका पूरा नेम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल जो है डेटाबेस को क्रिएट करने, डिलीट करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। डेटाबेस क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल जो है डेटाबेस को क्रिएट करने, डिलीट करने में और मैनेज करने में किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डीबीएस क्या है? डीबीएस जो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डेटाबेस को, डेटा को स्टोर करने में, मैनेज करने में, डिलीट करने में और एक्सेस करने के लिए हम डीबीएमएस का यूज करते हैं। डीबीएमएस क्या है? बहुत सारे प्रोग्राम का एक समूह है जिसमें यूजर और डेटाबेस के बीच क्या है, इंटरफेस की तरह कार्य करता है। डीबीएमएस में बहुत सारी कमांड होती है जिसकी मदद से यूजर आसानी से डेटाबेस को बना सकता है, डेटाबेस को मैनेज कर सकता है और डेटाबेस को डिलीट कर सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे हम एक स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूल में क्या है, पूरे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना होगा। तो डीबीएमएस का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप पूरे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं। उससे आप किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल भी सकते हैं, तो मतलब एक्सेस भी कर सकते हैं, उसमें आप एंट्री भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सभी जो फैसिलिटी जो है आपको डीबीएमएस की तरह प्रोवाइड की जाती है। अब डीबीएमएस के देख लेते हैं यूजर निम्नलिखित में से क्या क्या कार्य कर सकता है। यूजर में डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, यानी डेटाबेस कहने का मतलब है किसी भी स्कूल है, वो स्कूल है या कोई भी संस्थान हो, उसका डेटाबेस, वहाँ के स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉय का अगर डेटाबेस क्रिएट करना हो। डेटाबेस का मतलब होता है कि उस एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कितना वर्ष तक कहाँ काम किया है, मतलब पूरा उससे एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी डाटा होते हैं उसका एक बेस तैयार करना, उसी को बोलते हैं आपका डेटाबेस। तो डेटाबेस को क्रिएट करने में, उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उसको मैनेज करने में भी यूज कर सकते हैं। यूजर डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा में बदलाव भी कर सकता है, उसमें एडिटिंग भी कर सकता है, डेटा को एडिट भी कर सकता है। यूजर और डेटाबेस के मौजूद डेटा को अपनी ज़रूरत के अनुसार एक्सेस कर सकता है। मतलब मान लेते हैं कि हमको कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रुपेश, तो उसको अगर हमको एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस कर सकें उस डेटाबेस को, तो अपने अनुसार उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके द्वारा यूजर को डेटाबेस में रजिस्टर कर सकते हैं और आपका मॉनिटर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल फोटो में देख सकते हैं कि जितने हैं एप्लीकेशंस प्रोग्राम है, आपका इंड यूजर ये क्या कर रहा है, ये एक प्रकार का समझो कि डेटाबेस क्रिएट है। डीबीएमएस क्या है, एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है और जिसके माध्यम से क्या करता है, ये यूजर बैठे हैं, इसमें आप डेटाबेस एंट्री भी कर रहे हैं और इसे आप अपने अनुसार डेटाबेस को रिसीव भी कर रहे हैं, यानी एक्सेस भी कर रहे हैं। एक प्रकार का ये स्टोर हो गया। अब डीबीएमएस के प्रकार देखें, आसान शब्दों में कहें तो डीबीएमएस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो इंड यूजर को डेटाबेस के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसकी मदद से यूजर जो है डेटा को डेटाबेस में अच्छी तरह से स्टोर कर सकता है और डेटा कोच को जब चाहे आसानी से एक्सेस कर सकता है। ये देखिए आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये क्या कर सकता है, इंटरमीडिएट पे काम कर रहा है। किसके किसके बीच, तो यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच ये काम कर रहा है, इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। यही बोल रहा है कि डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंड यूजर और डेटाबेस के बीच जो है इंटरफेस की तरह यह कार्य करता है। ठीक है, तो इसका डेटाबेस डीबीएमएस का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटाबेस है उसके बीच में क्या करता है, इंटरमीडिएट इंटरफेस का कार्य करता है, जिससे डेटा को स्टोर करना और रिसीव करना यूजर के लिए आसानी हो जाता है। आजकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जिसमें आपको डीबीएस हो गया, फॉक्स प्रो हो गया, आईएमएस हो गया, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल हो गया और डीबी2 हो गया। ये क्या है, तो आजकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ये सब आजकल यूज किया जाता है आपका डीबीएमएस का। कौन कौन सा, ओरेकल का एक प्रकार का डेटाबेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एसक्यूएल का है, ये भी है कि डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, वो है आपका एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। तो ये प्रकार का फॉक्स प्रो है। ये सब क्या है, आपको एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रखना है।
अगर डेटाबेस की प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, तो डेटाबेस ऐसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हायरार्किकल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये आपको चार है, आपको ध्यान रखना है। अब डेटाबेस के फायदे क्या होते हैं? डेटाबेस में क्या है, डेटा को आसानी से खोजा जा सकता है। इसमें डेटा को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यूजर डेटा को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सुरक्षा बहुत ही अच्छी होती है, जिससे कोई भी हैकर उसको आसानी से हैक नहीं कर सकता। इसके अलावा इसमें वायरस आने का खतरा भी बहुत कम होता है। इसमें डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। डेटाबेस में ये भी फायदा है कि आप एक ही बंदे को दो बार रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, डाटा हमारा डुप्लीकेशन डेटा नहीं स्टोर हो पाएगा। इसमें एक यूजर को दूसरे यूजर को डेटा आसानी से शेयर कर सकते हैं। प्राइवेसी, इंटर की अखंडता को बनाए रखने में आपका ये अहम रोल निभाता है। इसमें यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटा का बैकअप भी कभी भी ले सकता है। डीबीएम से बहुत काम करना आसान हो जाता है, जिससे हम आसानी से कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसमें जो है बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसमें एक ही समय में बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं। ये यूजर फ्रेंडली होता है। डीबीएम्स के नुकसान की बात करें तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, जिससे आपको क्या होगा, महंगा होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम करना कठिन होता है, इसलिए यूजर को अच्छी तरह से उसको ट्रेनिंग है, मतलब यूजर को ट्रेनिंग की आवश्यकता होगा, जिससे आपका कॉस्ट बढ़ेगा। कभी कभी जिबली फेलियर के कारण डेटा आपके अंदर डिलीट हो जाता है। कभी कभी डेटा जो अपने आप डिलीट हो जाता है, उसके कारण में आपको भी दिक्कत हो जाएगी। इसका डिजाइन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और जटिल होता है। इसमें यूजर एक समय में एक ही प्रोग्राम को एक्सेस करता है, जिसके कारण कभी कभी डेटा का नुकसान हो जाता है। अब क्या डीबीएमएस की विशेषताएं की बात करें तो यह किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। इंटरनेट में जितने भी प्रकार का डेटा होता है, उन सभी को स्टोर कर सकता है। डीबीएस में बहुत सारे यूजर एक साथ एक समय डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके द्वारा डेटा को हम शेयर किया जा सकता है। इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है, अर्थात डुप्लीकेट डेटा नहीं होती है। इसमें काफ़ी मजबूत सिक्योरिटी होती है, जिससे कोई अनजान यूजर जो है एक्सेस नहीं कर सकता। अब इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आपको पेमेंट, अकाउंट की गतिविधि और डिपॉजिट, लोन की जानकारी स्टोर करने के लिए। इसका प्रयोग एयरलाइंस टिकट बुकिंग में आपको रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। कॉलेज स्कूल में स्टूडेंट्स की जानकारी रखने के लिए, कोर्स रजिस्ट्रेशन, टीचर की जानकारी रखने स्टोर करने इसका इस्तेमाल के लिए किया जाता है। टेली कम्युनिकेशन में कॉल रिकॉर्ड के लिए किया जाता है, बिल के लिए किया जाता है, बैलेंस की जानकारी के लिए किया जाता है। फाइनेंस में अब स्टॉक, सेल्स, परचेज की जानकारी के लिए, जानकारी को स्टोर करने के लिए। सेल्स में इसका उपयोग कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स की जानकारी को स्टोर करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में और एचआर मैनेजमेंट में भी आपका, एचआर मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉई का सैलरी, पेरोल, पे चेक आदि की जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगर कंपोनेंट डिवीजन की बात करें तो कंपोनेंट हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डेटा होता है, यूजर होता है और प्रोड्यूसर होते हैं। हार्डवेयर में क्या आता है, कंप्यूटर आपका एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर है। और इसमें डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इसके अंदर फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट चैनल्स, स्टोरेज डिवाइस आदि जो है आपका हार्डवेयर में आते हैं। अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर में आपका कंपोनेंट प्रोग्राम का एक ऐसा समूह जिसमें क्या आता है, वो डेटाबेस को कंट्रोल मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत डीबी में सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर में आते हैं। डेटा में क्या होगा, डेटा में डेटा को स्टोर, प्रोसेस, एक्सेस करता है। डेटा में पुराना डेटा होगा, ऑपरेशनल डेटा होगा, मेटा डाटा रहता है, ये सब क्या है आपका डेटा है। यह महत्वपूर्ण घटक होता है डेटाबेस का। यूजर क्या आता है, इसमें बहुत सारे यूजर आते हैं जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डाटा को एक्सेस करते हैं। और यूजर अपने कैपेबिलिटी की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग होती है। इससे क्या यूजर निम्नलिखित होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिजाइनर, इंड यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम। डीबीए क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए वह व्यक्ति या समूह होता है जो डेटाबेस में किसी प्रकार का बदलाव करते हैं, जैसे कि आप अपडेट करना, डिलीट करना और क्रिएट करना। डीबीए उसको बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब डेटाबेस में बदलाव करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, ये सब क्या डेटाबेस का। वह यूजर्स होते हैं जो डेटाबेस को बहुत ज़्यादा परिचित होते हैं। इनसे डेटाबेस पूरी तरह नियंत्रण होता है और डेटाबेस में किसी प्रकार का एक्शन के लिए डीबीए जिम्मेदार होता है।
अब पढ़ते हैं डेटाबेस लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। ये आपको जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका डेटाबेस लैंग्वेज आता है डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, बीडीएल और एसटीएल। तो पहले पढ़ते हैं डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है डीडीएल का फुल फॉर्म। इसका इस्तेमाल डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। डीडीएल का आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी इसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करें। जिससे में डीडीएल का प्रयोग क्या कहता है? डेटाबेस में स्कीमा, इंडेक्स और कॉन्स्टेंट आदि को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा डीडीएल का इस्तेमाल मेटा डाटा की जानकारी स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। डीडीएल में कमांड क्या क्या हो सकते हैं? आपको ये कमांड क्या है आपको ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है कि ये किसका कमांड है। एग्जाम में यही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए दे देगा एग्जाम्पल में ड्रॉप, ड्रॉप किसका कमांड है। जैसे इसमें क्या है कि आपको इसमें पूछ देगा डीएमएल का है, डीसीएल का है, डीडीएल का है, डीसीएल का है, तो किसका है? डीडीएल का है। तो आपको ध्यान रखना। क्रिएट का मतलब क्या होता है? क्रिएट का मतलब होता है इसका प्रयोग डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अल्टर का प्रयोग क्या होता है? स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए, डेटाबेस में स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए अल्टर का प्रयोग करते हैं। ड्रॉप क्या होता है? इसका प्रयोग डेटाबेस में मौजूद ऑब्जेक्ट को डिलीट करने में ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। कमेंट क्या है? इसका उपयोग डाटा डिक्शनरी में कमेंट करने के लिए करते हैं। रीनेम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के नाम को बदलने के लिए करते हैं। और ट्रंकेट का प्रयोग टेबल में मौजूद डाटा को रिमूव करने के लिए, टेबल में मौजूद डाटा को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो आपको क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर में क्रिएट करना है, अल्टर मतलब बदलाव करना है, ड्रॉप मतलब उसको डिलीट करना है, कमेंट मतलब कमेंट करना है, रीनेम मतलब ऑब्जेक्ट का नाम बदलना है, और ट्रंकेट मतलब मौजूद डेटा को रिमूव करने के लिए ट्रंकेट का प्रयोग। डीएमएल का होता है तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या आता है? डेटा का इस्तेमाल डेटाबेस को एक्सेस करने और मैनिपुलेट में किया जाता है। जैसे में सेलेक्ट कमांड क्या होगा? आपको रिट्रीव और फेच के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट क्या है? इंसर्ट में टेबल में डाटा को इंसर्ट करने के लिए। अपडेट क्या होता है? इंसर्ट और अपडेट, जो पहले से डाटा उपलब्ध है उसको अपडेट करने के लिए। डिलीट क्या होता है? टेबल में रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए। कॉल क्या होता है? इसका प्रयोग एसक्यूएल फंक्शन और जावा सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए कॉल फंक्शन का यूज करते हैं। लुक टेबल क्या होता है? कंकरेंसी को नियंत्रित करने के लिए आपको लुक टेबल का यूज करते हैं। मर्ज क्या होता है? मर्ज इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कमांड से मिलकर मर्ज बनती है। इसका इंसर्ट, डिलीट और अपडेट तीनों तीनों कार्य कर सकती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कौन कौन सा डीएमएल आता है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और कॉल एंड लॉक, टेबल एंड मर्ज। डीसीएल क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका इस्तेमाल डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। डेटा डीसीएल का इस्तेमाल जो है यूजर के विशेषाधिकार प्रिविलेज को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल यूजर को डेटाबेस का एक्सेस प्रदान करने के और छीनने के लिए किया जाता है। यानी क्या? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब क्या करता है? कंट्रोल से संबंधित जितने भी काम होगा, जैसे हम ग्रांट होगा, अगर इसका यूजर को डेटाबेस को एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। रिवोक, रिवोक क्या? ग्रांट कमांड के जो विशेषाधिकार दी गए उसको वापस लेने के लिए हम रिवोक कमांड का यूज करते हैं। आपको एग्जाम्पल में दे देगा कि ग्रांट का रिवोक क्या है, तो आपका डीसीएल कमांड का क्या है? पार्ट है। टीसीएल क्या होता है? टीसीएल आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में दो प्रकार के कमिट, रोल बैक। कमिट रोल बैक क्या होता है कि इसमें डेटाबेस में ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए हम कमिट का प्रयोग करते हैं, और पुराने डेटाबेस को रीस्टोर करने के लिए रोल बैक का यूज करते हैं। तो इस तरह से अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस।